तो वही क्वेश्चन है, एक्स स्क्वेयर माइनस क्या था वो 4x+3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वेयर माइनस 16 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो इनइक्वलिटीज है, इन दोनों का हमें लेना है अब, और मतलब होता है यूनियन। ठीक है, कल के इसमें हमने एंड देखा था वो इंटरसेक्शन था, और मतलब यूनियन होता है। ठीक है, ठीक। अब यूनियन कैसे लिया जाएगा वो हम देख लेते हैं। तो पहले हम इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं। तो इसके जो फैक्टर्स है वो आ जाएंगे x-1 इंटू x-3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसके बाद इसके क्रिटिकल पॉइंट्स है 1, 3। ठीक है, इन दोनों को भी हमें इंक्लूड करना है क्योंकि यहाँ पे क्या है, इक्विलिटी लगी हुई है। ठीक, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसके इधर प्लस, दोनों की पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा, और हमें प्लस वाला रीजन चाहिए तो 1 से छोटा है 3 से बड़ा। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू आ जाएगा -∞ टू 1 क्लोज यूनियन 3 क्लोज टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, मतलब इस इनइक्वलिटी का। अभी पूरा फाइनल आंसर तो यूनियन लेके आएगा। अब उसके बाद इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर्स x-4 x+4 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें इसके क्रिटिकल पॉइंट्स है -4 और 4, दोनों को इंक्लूड करना है। ठीक, एक चीज, एक काम करते हैं, यहाँ पे किसी एक जगह पे हम ये लगा देते हैं, या तो चलो अभी वो क्वेश्चन देखेंगे आगे, अभी तो रहने दो। तो दोनों को इंक्लूड करना है, इसके इधर प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस वाला रीजन है। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो -4 to 4। ठीक, अब जैसे इंटरसेक्शन में हमने क्या किया था, यहाँ पे जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे दोनों के मिला के, उनको हम एक नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर देंगे। तो यहाँ पे कर देंगे तो सबसे छोटा -4, फिर उसके बाद है 1, फिर 3 एंड फिर 4। ठीक है, अब यूनियन का मतलब मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा। यूनियन मीन्स होता आइदर इसमें लाई करे या इसमें लाई करे या दोनों में लाई करे। ठीक है, मतलब जो एलिमेंट या तो इसमें आ रहा है तो वो यूनियन में आएगा, या इसमें आ रहा है तो वो भी यूनियन में आएगा, अगर दोनों में आ रहा है तब भी वो यूनियन में आएगा। ये इसका मीनिंग होता है। एंड इंटरसेक्शन का क्या होता है, जो दोनों में होना चाहिए वही इंटरसेक्शन में आता है। ठीक है, जो दोनों में होना चाहिए वही इंटरसेक्शन में आता है। अब यहाँ पे हम यूनियन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या हमें 1 को इंक्लूड करना है क्या। तो बताओ 1 को इंक्लूड करेंगे क्या? यस सर। करेंगे, क्योंकि 1 देखो यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, तो किसी एक में भी अगर आ रहा है तो वो यूनियन में आएगा। ठीक है, 1 तो यहाँ पे भी आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो दोनों में से किसी एक में होना चाहिए तो वो आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 को इंक्लूड करना है क्या, बताओ? यस सर। करेंगे, देख लो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, मतलब 3 इंक्लूडेड है, तो इसमें 3 आ रहा है तो यूनियन में तो आएगा ही। सेम ऐसे ही 4 एंड -4 भी आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 एंड -4 के ऊपर क्लोज है तो वो यहाँ पे आ रहा है, तो एक में भी अगर आते हुए दिख गए तो इसका मतलब वो यूनियन में आएंगे। लेकिन अगर इंटरसेक्शन की बात होती तो दोनों में होना चाहिए था उसको। अब उसके बाद पहला वाला क्या कहता है, 1 से छोटा एंड 3 से बड़ा। दूसरा वाला कहता है -4 to 4। अब यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों में से किसी एक में लाई करना चाहिए। तो जब हम इस रीजन की बात करते हैं, ये वाला रीजन, तो ये वाला रीजन किसमें है, पहले वाले में है। ठीक है, तो क्या यूनियन में आएगा क्या, जो मैंने रीजन शेडेड किया है वो पहले वाले में प्रेजेंट है ना, तो क्या वो यूनियन में आएगा क्या? यस सर। आएगा। यस। फिर उसके बाद ये वाला रीजन, ये दोनों में प्रेजेंट है, तो क्या यूनियन में आएगा क्या? यस सर। आएगा। फिर उसके बाद ये वाला रीजन दूसरे में प्रेजेंट है तो यूनियन में आएगा, किसी एक में होना चाहिए तो आएगा यूनियन में। फिर ये वाला जो रीजन है अगला, वो दोनों में प्रेजेंट है क्योंकि दोनों लाइन के नीचे आ रहा है, देख लो, तो इसकी वजह से वो यूनियन में आएगा। अब ये अगला वाला रीजन पहले में प्रेजेंट है, भले ही सेकेंड में ना हो लेकिन पहले में तो है, तो यूनियन में है,
तो इसका मतलब यूनियन में क्या करना होता है, ये लाइन जितना भी रीजन कवर कर रही है, या तो सिंगल लाइन या दो लाइन, ठीक है, जितना भी रीजन कवर कर रही है वो पूरा का पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पे पूरी नंबर लाइन कवर हो गई, तो इसकी वजह से इसका आंसर क्या, x बिलोंग्स टू R। क्लियर है अब यूनियन कैसे लिया जाता है? Yes, sir. चलो ठीक है, लिख लो इसके बाद। सर हम आर के जगह पे -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं, वही तो उसका मीनिंग होता है, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। हो गया? यस, बाकी लोगों का हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर को हम नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट नहीं कर सकते। वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में दोनों चीजें आती है, रियल एंड इमेजिनरी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में दोनों चीजें आती है, रियल एंड इमेजिनरी। हमने देखा हुआ है ये क्वेश्चन, है ना, नेचर ऑफ रूट्स के पहले। तो अगर मान लो वो प्योरली रियल है तो उसको हम नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें इमेजिनरी पार्ट आ जाता है तो उसको हम नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है यूनियन का। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें दोनों चीजें देखते हो, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो इसमें ये है x² माइनस 4x -5x प्लस 6 लेस देन 0 एंड x² माइनस x -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एंड फिर इसी में दूसरा है, बीच में और लगा दो, x² -5x प्लस 6 लेस देन 0 और x² -x -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो जल्दी से करो तो इसको।
पहला आ गया। सही है अनुष्का। आर्या तुम्हारा एक ब्रैकेट गलत हो गया। कौशल, ये तुमने फर्स्ट का बताया, सेकंड का कौशल? सेकंड का, हाँ सही है सेकंड। बाकी लोग, अर्चिता, आशीष, आयुष, ईशा। ठीक है, चलो देख लो पहला कितने लोगों का आ गया है। अनुष्का, मल्ला, संयोजन, हाँ ठीक है, कभी कभी लिखने में दिक्कत हो जाती है यहाँ पे, कोई नहीं। चलो ठीक है, देख लो यहाँ पे। पहले तो हम इस इनइक्विलिटी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस इनइक्विलिटी को जब सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0, तो इसके फैक्टर्स x माइनस 2, x माइनस 3 लेस देन 0, तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स 2 एंड 3, ठीक है। तो दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक मिनट तनिषा देख लो, सेकेंड का माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी एक्सेप्ट माइनस 1 to 2 एक्सेप्ट 3, नहीं ये थोड़ा गलत है। यहाँ पे देख लो सही आंसर क्या रहेगा उसका। यहाँ पे इन दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे, ये प्लस माइनस प्लस, तो हमें माइनस वाला रीजन चाहिए, इसका मतलब x बिलोंग्स टू ओपन 2 टू ओपन 3। ये पहले इनइक्विलिटी का आंसर है, बीच में एंड है मतलब इंटरसेक्शन लेना है। अब इसका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 x प्लस 1, ये इसके फैक्टर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे तो माइनस 1 एंड 2 क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, दोनों के ऊपर डार्क, तो ये प्लस माइनस प्लस, तो हमें प्लस वाला रीजन चाहिए, प्लस वाला रीजन चाहिए, तो ये वो रीजन रहेगा, ठीक है। तो इसमें x क्या रहेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 क्लोज यूनियन 2 क्लोज टू इंफिनिटी, तो ये दूसरे इनइक्विलिटी का आंसर है। अब दोनों का इंटरसेक्शन, तो हम यहाँ पे जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं सबको प्लॉट करेंगे नंबर लाइन के ऊपर, तो उसमें क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से आ रहे हैं, माइनस 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमें 3 को इंक्लूड करना है क्या। तो 3 देख लो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 आ रहा है क्या पहले वाले में? Yes, sir. पहले वाले में आ रहा है या नहीं आ रहा है 3? नो सर। आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, तो इंटरसेक्शन में आएगा क्या? No. नहीं आएगा, ठीक है। एक में आ रहा है लेकिन एक में नहीं आ रहा है, तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, तो इसकी वजह से इसके ऊपर हॉलो सर्कल, इसको इंक्लूड नहीं करना है। 2 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे क्लोज लगा हुआ है 2 के ऊपर, यहाँ पे तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है क्या 2 पहले वाले में? No. तो इंटरसेक्शन में भी नहीं आएगा। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए। माइनस वन यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, ये 2 to 3 में कहां से माइनस 1 आ जाता है, तो यहाँ पे इसको भी इंक्लूड नहीं करना है।
तो तीनों क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है इंटरसेक्शन में, ठीक है। अब उसके बाद पहला वाला कहता है 2 to 3 के बीच में, ठीक है। दूसरा वाला कहता है 1 से छोटा, उसको थोड़ा ऊपर लेते लाइन को, 1 से छोटा एंड 2 से बड़ा। तो दोनों लाइन के नीचे कौन सा रीजन है, ये वाला, तो यही रीजन आएगा किसमें, इंटरसेक्शन में। तो यही रीजन इंटरसेक्शन में आएगा, तो वो क्या रहेगा यहाँ पे, x बिलोंग्स टू ओपन 2 to ओपन 3, ठीक है। ये आ जाएगा, ये पहले वाले का आंसर है। और दूसरे वाले में अब सीधा नंबर लाइन ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि इनइक्वलिटी तो सेम ही है, ठीक है। सही है यश, दूसरे का, दूसरे वाले में यही है, बीच में बस और है, ठीक। तो पहले वाले का सिर्फ आंसर लिख रहा हूं मैं, ये 2 to 3 ओपन और x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -1 क्लोज यूनियन 2 क्लोज टू इंफिनिटी। अब इसके सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को हम नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे, -1 2 3। तो ये बताओ 3 आंसर में इंक्लूड होगा क्या यूनियन में? थ्री होगा क्या इंक्लूड? यस सर। यस सर। नो होगा ना? नो। ये यहाँ पे Yes, नहीं आ sir. रहा है, लेकिन यहाँ पे तो आ रहा है, ये 2 to इंफिनिटी में 3 आता है, ध्यान रखना। तो एक जगह आ रहा है तो वो यूनियन में आएगा। फिर उसके बाद 2 भले ही यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, लेकिन यहाँ पे तो क्लोज ब्रैकेट है, तो 2 यहाँ पे तो आ रहा है, तो इसकी वजह से यूनियन में आएगा। -1 भले ही पहले वाले में नहीं है, लेकिन दूसरे वाले में -1 के ऊपर क्लोज है, तो यूनियन में आएगा, ठीक है। पहला वाला क्या कह रहा है, 2 to 3, दूसरा क्या कह रहा है, -1 से छोटा है 2 से बड़ा। तो इन लाइंस के नीचे जितना भी रीजन कवर होगा वो पूरा का पूरा आने वाला है। तो ये रीजन कवर हो रहा है, ये रीजन कवर हो रहा है, ये रीजन कवर हो रहा है, तो ये पूरा यूनियन में आएगा। तो वो क्या आने वाला है, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -1 क्लोज यूनियन 2 क्लोज टू इंफिनिटी। तो ये इसका आंसर है सेकंड का। क्लियर है क्या, बताओ आप ये? यस सर। किसी को कोई डाउट यूनियन इंटरसेक्शन में? अब तो तनिषा जो तुमने लिखा था ना, उसमें बस एक गलती है। ये भी लिख सकते हैं हम, टोटल में से, जैसे आर में से कौन सा रीजन माइनस कर देंगे, जो नहीं आ रहा है। तो 1 to 2 के बीच का रीजन नहीं आ रहा है, तो उसको लिखने का दूसरा तरीका बता रहा हूं इस आंसर को। तो -1 to 2 का रीजन हमें माइनस करना है। अब ध्यान रखना, -1 आंसर में इंक्लूड हो रहा है, तो जो हम माइनस करेंगे उसमें वो इंक्लूड नहीं होगा, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट। 2 आंसर में इंक्लूड हो रहा है, तो अगर हम इस तरीके से आंसर लिख रहे हैं माइनस करके, तो जो माइनस कर रहे हैं उसमें 2 इंक्लूड नहीं रहेगा, तो ये इसका आंसर है। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? लास्ट पॉइंट ये था, हमें क्या करना है अब, ऐसा भी तो हमने एक तरीका देखा ना कि आर में से माइनस करके लिखेंगे, वो भी तो एक तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का आंसर को। तो अभी देख लो, ये तो आंसर है ही, -इंफिनिटी टू -1 यूनियन। So can we take factors as -6 and 1 for first equation? फर्स्ट इक्वेशन में -1 and 1 नहीं ले सकते संयोजन, प्रोडक्ट -6 आना चाहिए था ना, प्रोडक्ट 6 है, अगर वहां पे -6 रहता तो ये आते, ठीक है। ऐसे भी -6 नहीं आता, +6 एंड -1 आता। ठीक है, यहाँ पे देख लो, हाँ बता रहा हूँ आयुष, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या था, ये जो आंसर हमने लिखा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, पूरी नंबर लाइन के ऊपर देखो, ये रीजन कवर हो रहा है तो ये आंसर में आ रहा है, ये आंसर में आ रहा है। आंसर में कौन सा रीजन नहीं आ रहा है, ये वाला 1 to 2 के बीच वाला रीजन नहीं आ रहा है। तो लिखने का तरीका क्या होगा,
पूरे नंबर लाइन मतलब आर में से हम इस वाले पार्ट को माइनस कर दे, इस वाले पार्ट को माइनस कर दे, मतलब एक्सेप्ट ये लिखे, ये भी एक तरीका होता है लिखने का, ध्यान रखना। ठीक है, तो आर में से अब हम किसको माइनस करेंगे, -1 to 2 वाले रीजन को। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, -1 अगर आंसर में इंक्लूड हो रहा है तो जो हम हटाएंगे, तो ये हटाने की बात हो रही तो -1 थोड़ी ना हटाने वाले हैं, तो हटाने वाले जो इंटरवल है उसमें -1 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो आंसर में आने वाला है, आ रहा है। फिर उसके बाद 2 भी आंसर में आ रहा है, तो जो रीजन हम हटा रहे हैं उसमें 2 नहीं आएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, Yes, sir. Thank you, sir. हाँ। तो किसी को कोई डाउट अब यूनियन इंटरसेक्शन में? ये लेनोवो नाम से किसने एंटर किया है अभी? तो, अच्छा लोकेश है, चलो कोई नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर आते हैं, लेकिन उसके पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर के बारे में एक बेसिक आइडिया होनी चाहिए, वो हम देख लेते हैं। उसको हम डिटेल में कॉम्प्लेक्स नंबर में देखने वाले हैं, उसका एक अलग से टॉपिक रहता है, लेकिन अभी उसके थोड़ा सा यूज होता है उसके कंसेप्ट का, तो जितने कंसेप्ट यूज होते हैं उसकी आइडिया हम ले लेते हैं। तो लिखो नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर की थोड़ी सी आइडिया ले रहे हैं अब हम, कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक चीज। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो लिखो इसमें नंबर ऑफ द फॉर्म, या तो उसमें पहले आयोटा के बारे में जान लेते हैं हम, आयोटा के बारे में जान लेते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो आई होता है इसको कहते हैं आयोटा, और ये होता है √-1, ये एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर निगेटिव आना मतलब एक इमेजिनरी क्वांटिटी होती है ना। तो -1, √-1 कहलाता है आयोटा, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम आई से। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे तुम बताओ आई स्क्वायर कितना आएगा, आई स्क्वायर कितना आता है? -1. -1 दिख रहा है ना। फिर उसके बाद आई क्यूब कितना आएगा, दोनों तरफ हम आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -i, आई की पावर 4, ये कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे आई की पावर 4 मीन्स आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तो -1 इंटू -1 1 बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आई की पावर 5, ये देख लो कितना आ जाता है। अब आई की पावर 4 को हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब दोनों तरफ आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आई की पावर 5 आई आ जाएगा। आई की पावर 6, ये कितना आ जाएगा? अब यहाँ पे इसको आई की पावर 5 को हम आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आई की पावर 6 और इधर आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर कितना होता है? -1। फिर उसके बाद आई की पावर 7, तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस आयोटा, एंड आई की पावर 8, तो ये अगेन 1। ठीक है, ये क्लियर है ना। आयोटा √-1 होता है, तो वहां से अगर हम इसकी डिफरेंट डिफरेंट पावर्स लेते हुए जाएंगे तो हमें वैल्यूज मिलती जाएगी उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यहाँ से एक हम जनरल रिजल्ट निकाल सकते हैं, ये देख लो, आयोटा की पावर 4 1 आ रहा है, आयोटा की पावर 8 1 आ रहा है, आयोटा की पावर 0 कितना रहेगा? अच्छा, आयोटा क्यूब कैसे आएगा? आयोटा क्यूब देख लो कैसे आएगा, ये आयोटा स्क्वायर है ना -1, इसमें हम दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो गया ये आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा के इक्वल। ठीक है, इस तरीके से ये। अब उसके बाद ये देख लो, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 0, ये सारी चीजें 1 आ रही है। आयोटा की पावर 12 भी निकालोगे तो वो 1 आएगा। इसका मतलब जब हम आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल ले रहे हैं,
आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 1। ठीक है, 4 का मल्टीपल कुछ भी ले लो आयोटा की पावर, 8, 12, 16, 20, उसकी वैल्यू 1 आएगी। फिर उसके बाद आयोटा की पावर 4n+1, ये देख लो आयोटा की पावर ये 1 जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं 0+1, मतलब ये 0 4 का मल्टीपल हम बोल सकते हैं। फिर उसके बाद आयोटा की पावर 5 को हम कैसे लिख सकते हैं 4+1। फिर उसके बाद आयोटा की पावर 9, आयोटा की पावर 9 भी आयोटा आने वाला है, तो आयोटा की पावर 9 को कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 2+1। तो इसका मतलब 4 का मल्टीपल +1 अगर आ रहा है तो यह हमें वैल्यू क्या देगा आयोटा। ठीक है, फिर उसके बाद आयोटा की पावर 4n+2 कितना आता है बताओ। 4n+2 कितना आएगा -1। -1। इसको करने का तरीका और भी एक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस से। कैसे करेंगे तो देख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस से हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं ना, आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा स्क्वायर, एंड आयोटा की पावर 4n तो 1 रहता है, तो आयोटा स्क्वायर -1, तो ये आ जाएगा। एंड फिर उसके बाद आयोटा की पावर 4n+3, तो ये रहता है माइनस आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से ये बस हमें रिजल्ट याद रखने हैं, ये आयोटा की पावर, और यहाँ पे ध्यान रखना n बिलोंग्स टू इंटीजर। 4 का मल्टीपल है मतलब n इंटीजर ही तो होना चाहिए, तभी तो 4 का मल्टीपल वगैरह आ पाएगा। तो ये बस 4 पॉइंट हमें याद रखने आयोटा से रिलेट। पहले तो आयोटा क्या होता है वो तो पता ही होना चाहिए, एंड फिर उसके बाद आयोटा की डिफरेंट डिफरेंट पावर्स अगर हम लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी। तो 4 का मल्टीपल अगर है पावर तो 1, 4 का मल्टीपल +1 है तो आयोटा, 4 का मल्टीपल +2 है तो माइनस आयोटा, एंड 4 का मल्टीपल +3 है तो -1 आएगा 4 का मल्टीपल +2, एंड 4 का मल्टीपल +3 तो माइनस आयोटा। ठीक है, तो लिख लो इसको। ये देख लो संयोजन आयोटा की पावर 4n को हम ऐसे लिख सकते हैं 4n+1 को, है कि नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस सेपरेट करके लिख सकते हैं। और आयोटा की पावर 4n 1 होता है, और ये आयोटा की पावर 1 तो आयोटा, तो यहाँ से आयोटा आ जाता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें अब आयोटा में। लिख लिया सभी लोगों ने। किसी का बाकी है। आवाज आ रही ना मेरी। यस सर। हाँ, ठीक है, तो ये आयोटा है, उससे रिलेटेड ये पावर जब ये लेंगे तो वैल्यू क्या आती है। ठीक है, आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, उसको हम नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट नहीं कर सकते, नंबर लाइन रियल नंबर्स के लिए होती है सिर्फ। फिर उसके बाद आगे कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन होता क्या है वो, तो लिखो नंबर ऑफ द फॉर्म
number of the form a plus iota b where a and b belongs to real, a and b real होने चाहिए, where a and b belongs to real is called as complex number, is called as complex number. इस फॉर्म का होना चाहिए नंबर a प्लस और आयोटा के साथ एक नंबर, और जहां पे ये आयोटा के साथ जो आ रहा है और ये आयोटा के साथ जो नहीं आ रहा है, ये दोनों क्वांटिटीज रियल होनी चाहिए, तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं z से, तो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो इस a को कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, इसको हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, आयोटा के साथ नहीं आ रहा है, उसकी वजह से रियल पार्ट ऑफ z कहते हैं। एंड इस b को कहते हैं, b को, ठीक है, आयोटा b नहीं, b सिर्फ, इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो जो आयोटा के साथ आता है उसको इमेजिनरी पार्ट, जो नहीं आता उसको रियल पार्ट। और उसको लिखने का तरीका देख लो, ये रियल पार्ट ऑफ z, ये a हो जाता है, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, वो z ऐसे जनरली जैसे हम सेट्स में लिखते हैं ना, अगर इसमें रिप्रेजेंट करना होता है सेट बिल्डर में x सच दैट, तो जनरली जो वेरिएबल यहाँ पे लिया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए वो z होता है, और भी ले सकते हो अपने मर्जी से। ठीक है, बस इस नेचर का होना चाहिए वो नंबर। इलेवेंथ एनसीईआरटी, इलेवेंथ एनसीईआरटी की बुक, वो तो मतलब किसी रेफरेंस बुक का बोल रहे हो क्या तुम? फिर एनसीईआरटी की बुक ही ना? उस नाम, अभी एनसीईआरटी की बुक का नाम क्या है? वो तो सर्च करोगे तो आ ही जाएगा। अगर हाँ रेफरेंस बुक अगर बोल रहे हो तो उसका नाम मैं बता सकता हूँ, एनसीईआरटी तो मिल ही जाएगा ना नेट पे कहीं ना कहीं पे, तो उसका पीडीएफ मेरे ख्याल से स्टेट बोर्ड के तो नहीं रहते अवेलेबल, लेकिन एनसीईआरटी के तो रहते हैं। अच्छा, बहुत सारे नाम गिवन है क्या? पता नहीं यार, मुझे भी देखना पड़ेगा, मैंने कभी सर्च नहीं किया है, देखता हूँ मैं। मुझे भी आइडिया नहीं है कौन सी होती है एक्चुअल में। रेफरेंस बुक यार, मेरे ख्याल से रेफरेंस बुक की जरूरत तो नहीं अभी। चलो मान लो सिलेबस अपना कम है तो उसकी वजह से तुम्हें लग रहा होगा कि और क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो एक्चुअल में पता चलेगा कि हमें रिवीजन भी करनी है, चीजें हमें करंट का भी करना है, बहुत सारी चीजें एक साथ आ जाती है, तो उसमें रेफरेंस बुक बस पड़ी हुई रह जाती है। रेजोनेंस का मटेरियल ही इनफ है। ठीक है, उसमें बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है उसको। उसमें एक्सरसाइज 1 है, मतलब एक तरीके से मेंस लेवल के क्वेश्चन, या उसके कौन से अपना बीट्स लेवल के क्वेश्चन बोलो, या सीईटी लेवल के क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2 एडवांस लेवल के क्वेश्चन या थोड़े से उसके ऊपर लेवल के क्वेश्चन ही है उसमें, और उसी लेवल से उसको उसी तरीके से बनाया गया है पैटर्न वाइज, सिंगल करेक्ट मल्टीपल इंटीजर। ठीक है, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 3 जो रहता है
वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, एंड फिर उसके बाद अगर मान लो किसी को और टफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उसके लिए आगे हाई लेवल प्रॉब्लम्स है HLP, तो वो करेंगे। ठीक है, तो इतना मेरे ख्याल से काफी है। इतना भी अगर हमने कर लिया ना और उसको रेगुलर इंटरवल पे टच दे दिया रिवीजन का, तो इनफ है इतना। ठीक है, हाँ अगर 2-3 टॉपिक के बाद तुम्हें लग रहा है फिर भी तुम्हारे पास टाइम बच रहा है, फिर मुझे बताना, मैं रेफरेंस बुक सजेस्ट कर दूंगा, लेकिन 2-3 टॉपिक हो जाने दो उसके बाद। ठीक है, हाँ कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट कर सकते हैं, तो वो देखेंगे हम। RD शर्मा हटाओ, RD शर्मा मत करो अब, अभी वो 10th लेवल के लिए होती है अभी, लेकिन कोई जरूरत नहीं उसकी। ठीक है, मैं बताऊंगा ना 2-3 लेक्चर के बाद बोलना मुझे, मतलब 2-3 टॉपिक होने के बाद कि टाइम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो सजेस्ट कर दूंगा, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि टाइम ही नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट करने होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, थोड़ा टाइम कम, और हमने अर्ली स्टार्ट किया इसकी वजह से हमें थोड़ी सी दिक्कत वो कम आएगी। ठीक है, जनरली जो हर साल बैच स्टार्ट होती है वो मई के मतलब 1 वीक पहले अभी इसी टाइम पे शुरू होती है, तो यहाँ तक तो हमारा लगभग आधा से ज्यादा टॉपिक हो चुका है एक, तो हम आ गए थोड़ा। ठीक, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं अब। उसके बाद अगर मान लो z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, जिसमें a एंड b बिलोंग्स टू रियल है, एंड a अगर 0 हो जाता है, इफ a इज इक्वल टू 0, तो क्या इसमें अब रियल पार्ट बचा हुआ है क्या z में? No. नहीं, if a is equal to 0 then z is called as प्योरली इमेजिनरी, उसमें सिर्फ आयोटा वाला पार्ट है, तो प्योरली इमेजिनरी कहा जाता है उसको। ठीक है, फिर उसके बाद इफ b इज इक्वल टू 0, तो उसमें इमेजिनरी पार्ट रहेगा क्या? No. नहीं, देन z इज कॉल्ड एज, सिर्फ उसमें रियल पार्ट रहेगा, कॉल्ड एज प्योरली रियल। ठीक है, प्योरली रियल, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होता है उसी को हम नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं, जो ऊपर वाला है जिसमें आयोटा वाला पार्ट आता है उसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हो गया ये? हो गया ना सभी का? ठीक है, नेक्स्ट अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखते हैं इसका। ठीक है, वैसे ये टॉपिक बहुत बड़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी तो जो चीजें रिक्वायर्ड है वही हम देख रहे हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
ठीक है, तो वो हम देख रहे हैं। तो इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेते हैं, एक तो a1 प्लस आयोटा b1 एंड दूसरा है z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आयोटा b2। ठीक है, तो इसमें अगर हम ये करते हैं z1 प्लस z2 करते हैं, तो इसमें जो रियल पार्ट है उसी को रियल के साथ ऐड किया जाता है एंड जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी के साथ ऐड किया जाता है। इसी तरीके से इसका एडिशन डिफाइन होता है। एंड सेम अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस केस में a1 माइनस a2 प्लस आयोटा b1 माइनस b2 आ जाता है। ठीक है, क्लियर है। रियल को रियल के साथ ही ऐड करना है अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं, और अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसी के साथ करना है। ठीक, तो लिख लो इसको जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं, ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो गया। अब उसके बाद मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो इसमें वही z1 a1 प्लस आयोटा b1 एंड z2 a2 प्लस आयोटा b2। यहाँ पे a1 b1 a2 b2 रियल है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं z1 इंटू z2। तो जैसे नॉर्मल इक्वेशंस को हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, सेम उसी तरीके से इसका मल्टीप्लीकेशन होता है। मतलब जैसे नॉर्मल तरीके से करते हैं तो a1 इंटू a2 पहले होगा, फिर उसके बाद a1 इंटू आयोटा b2, तो ये आयोटा टाइम्स ऑफ a1 b2, फिर उसके बाद आयोटा b1 इंटू a2, तो आयोटा b1 a2, एंड फिर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर b1 b2। एंड आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। तो जो हमने z1 z2 किया है उसमें जो रियल पार्ट आएगा, एक तो a1 a2 आएगा एंड ये आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो माइनस b1 b2। तो ये इसका रियल पार्ट रहेगा। और इमेजिनरी पार्ट, ये दोनों में से हम आयोटा को कॉमन ले लेते हैं, तो a1 b2 प्लस b1 a2, ये इसका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन क्लियर है। सर हाँ, सर आपने वो -b1 b2 रियल पार्ट बताया, लेकिन वो तो b1 b2 तो इमेजिनरी पार्ट है ना सर? अरे नहीं, अब z1 इंटू z2 का, z1 इंटू z2 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, राइट वाला पार्ट। अभी देखो हमने ये मल्टीप्लाई किया a1 a2, फिर a1 आयोटा b1 a2 एंड आयोटा b1 आयोटा b2। ठीक है, अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने चीजें ली है ये a1 b1 a2 b2, ये रियल है। ठीक, यस सर। और फिर इधर आ जाएगा तो ये -1। अब ये देख लेना रियल पार्ट,
जो आयोटा के साथ आता है उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, और जो आयोटा के साथ नहीं आता है उसको रियल। तो देख लो आयोटा के साथ बस यही वाला पार्ट आ रहा है तो ये इमेजिनरी रहेगा और ये रियल पार्ट रहेगा। ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। फिर उसके बाद ये हो गया। ठीक है, अब डिवीजन के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन की हमें बात करनी है, तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर है दो, a1 प्लस आयोटा b1 एंड z2 इज इक्वल टू है, लेकिन उसके पहले एक कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेना, फिर डिवीजन के ऊपर आ जाते हैं। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बारे में हम देख लेते हैं फिर डिवीजन, क्योंकि कंजुगेट की जरूरत पड़ने वाली है। तो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो अब हम ऐसा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं जिसमें जो z का रियल पार्ट है वही उसका रियल पार्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो z का इमेजिनरी पार्ट है वहां पे वो इमेजिनरी पार्ट माइनस साइन के साथ आ रहा है, तो जैसे ये माइनस आयोटा b। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसको हम कहते हैं z का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं z बार से। मतलब क्या है, कैसे हम पहचानेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कंजुगेट है या नहीं है? पहले तो हम रियल पार्ट देखेंगे, रियल पार्ट सेम होना चाहिए और उनका साइन भी सेम होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाना चाहिए। यहाँ पे जैसे इमेजिनरी पार्ट b है और यहाँ पे माइनस b, तब जाके ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट कहलाएंगे। ठीक है, तो कंजुगेट क्लियर है अब? यस सर। तो उसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं? z बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऐसे ही डिफाइन किया गया है कंजुगेट को। ठीक है, दैट साइन हमने चेंज नहीं किया, जब कंजुगेट डिफाइन किया गया है, जब भी वो टॉपिक मतलब बन रहा होगा, जिसने भी ये डिफाइन की होगी चीज, तो उसने इसी तरीके से उसको डिफाइन किया है कि रियल पार्ट सेम होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाना चाहिए। तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है वो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कहलाता है। तो ये क्या है? इट इज कंजुगेट ऑफ z। ठीक है, तो रियल पार्ट सेम, तो 1 प्लस आयोटा का कंजुगेट क्या आएगा? 1 माइनस आयोटा। 1 माइनस आयोटा। फिर उसके बाद 2 आयोटा का कंजुगेट क्या आएगा? -2 आयोटा। माइनस 2 आयोटा। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होना चाहिए, बस रियल पार्ट एज इट इज आना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं डिवीजन के ऊपर। एक लास्ट चीज है इसकी हम देखने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर की, इतनी ही चीजें हमें अभी जरूरत में आएगी, काम पड़ेगा इसका। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ पे z1 a1 प्लस आयोटा b1, फिर उसके बाद z2 a2 प्लस आयोटा b2। ठीक है, z2 है a2 प्लस आयोटा b2। अब हमें यहाँ पे z1 अपॉन z2 निकालना है, क्या होता है? तो ये देख लो, z1 अपॉन z2, a1 प्लस आयोटा b1 एंड a2 प्लस आयोटा b2 आ जाएगा। अब जैसे हम रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लो इसको रैशनलाइज करना है हमें 3 माइनस रूट टू को, तो इसके कंजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं ना, 3 प्लस रूट टू एन, 3 प्लस रूट टू से डिवाइड मल्टीप्लाई।
तो सेम चीज यहाँ पे भी है, इसको अब हमें रैशनलाइज करके लिखना है, मीन्स इसके कंजुगेट से, जो डिनोमिनेटर में आ रहा है ना उसके कंजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। तो ये a1 प्लस आयोटा b1, तो a2 माइनस आयोटा b2 उसका कंजुगेट, एंड नीचे में a2 प्लस आयोटा b2 इंटू a2 माइनस आयोटा b2। तो ऊपर वाले को तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आता है हमें करना, उसको रहने दो अभी, ठीक है। एंड ये a2 माइनस आयोटा b2 है, लेकिन नीचे में देख लो a प्लस बी एंड a माइनस बी वाला फॉर्म है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a2 का स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ आयोटा b2 का स्क्वायर। लेकिन आयोटा का स्क्वायर कितना होता है? -1। तो वहां से ये चीज हमें मिल जाएगी a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि आयोटा का स्क्वायर का जो माइनस आ रहा है और ये वाला माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, तो इस तरीके से ये डिवीजन होती है इनकी, ठीक है। किसी को कोई डाउट अब इसमें? तो इतनी चीजें हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जो कि हमें क्वाड्रेटिक में काम में आने वाली है, तो उनके बारे में हमने देख लिया। सबसे पहले आयोटा क्या होता है, ठीक है, ये देख लो प्रीवियस पेज कहाँ गया, हाँ। ठीक है, तो एक बार सारी चीजें देख लो फिर से इसमें। तो सबसे पहले हमने इसमें देखा आयोटा। आयोटा क्या होता है? तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, √-1 होता है। तो आयोटा की पावर 4n, और ये पावर अलग अलग लेंगे तो क्या आता है इसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या आती है वो हमने देखा। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो a प्लस आयोटा भी, जहाँ पे n बी आर रियल नंबर्स, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, a रियल पार्ट भी इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब उसके बाद ये प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी कब होता है, तो जब रियल पार्ट 0 तो प्योरली इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट 0 तो प्योरली रियल। एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा, तो इसमें हम रियल को रियल के साथ ऐड करते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। मल्टीप्लीकेशन देख लिया, डिवीजन, पहले कंजुगेट एंड फिर डिवीजन। क्लियर है ये सारी चीजें अब? यस सर। हाँ। लास्ट पार्ट में क्या था, ये जैसे Z1 एंड Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। ये कंजुगेट तक थे क्या तुम आशीष? तो कंजुगेट के बाद ये है, अब ये Z1 Z2, तो Z1 अपॉन Z2 किया। तो अब इसको क्या करना, हमें रैशनलाइज करना, मीन्स इसके कंजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। तो a2 प्लस आयोटा b2 का कंजुगेट क्या आता है, a2 माइनस आयोटा b2, तो उससे डिवाइड मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब ये देख लो ऊपर वाले को तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आता है हमें करना। नीचे में ये a2 प्लस आयोटा b2 और a2 माइनस आयोटा b2, तो a प्लस बी एंड a माइनस बी वाला फॉर्म है, तो वो क्या बन जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a2 का स्क्वायर माइनस आयोटा b2 का स्क्वायर, लेकिन आयोटा का स्क्वायर कितना, -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। सर हाँ सर वो न्यूमरेटर का ब्रैकेट सॉल्व नहीं करना पड़ता है हमें? हाँ, करना पड़ता है ना, वो कर लेंगे हम जब क्वेश्चन में डाटा विद डाटा गिवन रहेगा ना तब करेंगे, अभी क्यों जबरदस्ती बढ़ाए यहाँ पे, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो अब आ जाते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स तो लिख लो,
तो जब भी क्वाड्रेटिक के ऊपर क्वेश्चन बनना होता है ना, प्योरली क्वाड्रेटिक के ऊपर और पूछना होता है मेंस में और इसमें, तो ज्यादातर फोकस रहता है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स एंड नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर। आगे के जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक में उसके ऊपर पूछा जाता है, लेकिन ज्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं पूछा जाता उनके ऊपर, और पूछना होता है तो यही दो पार्ट है स्टार्टिंग के, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स एंड नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ये देख लो, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर ली थी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। अभी इसके पहले हमने बात की थी क्या, एबीसी रियल ईबीसी इमेजिनरी होने चाहिए उसकी, इसके पहले नहीं की थी, है ना। तो अब लेकिन जब हम नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो उसमें वो आता है, आता कैसे वो भी हम देख लेंगे। पहले तो इसके रूट्स देख लो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो दो रूट से ये d होता है, तो पहला रूट है अल्फा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, एंड दूसरा रूट है बीटा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, अब आइंदा से जब भी अंडर रूट के अंदर कोई क्वांटिटी आती है, जब भी अंडर रूट के अंदर कोई क्वांटिटी आती है तो उसके अकॉर्डिंगली तीन केसेस बनते हैं। अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी जीरो, एंड अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर में क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली तीन केसेस बनेंगे। कौन से, डी पॉजिटिव, डी जीरो, डी निगेटिव। तो ये बताओ, डी अगर हमने पॉजिटिव ले लिया तो रूट्स कैसे आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, डी अगर हमने पॉजिटिव लिया तो रूट्स कैसे आएंगे बताओ तो, आर्या, कौशल। रियल एंड डिस्टिंक्ट। अरे नहीं, अभी क्वेश्चन को, इसको जरा डाटा जो गिवन है उसको ध्यान से देखो। अभी मान लो चलो तुमने ले लिया कैनॉट डिटरमाइन, सही है कौशल, यहाँ पे अब चीजें आ जाती है आगे। ये देख लो, डी को हमने पॉजिटिव ले लिया मान लो, तो ये अंडर रूट एक रियल क्वांटिटी आएगी, लेकिन मैंने क्वेश्चन में थोड़ी मेंशन करके दिया है कि बी रियल है, क्वेश्चन में थोड़ी मैंने मेंशन करके दिया है कि बी रियल है। तो अगर हमें डी के ऊपर नेचर ऑफ रूट्स को डिपेंड करवाना है तो क्या होना चाहिए, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल होना मस्ट है। इसका मतलब क्वाड्रेटिक के कोएफिशिएंट्स रियल होने चाहिए, तभी जाके नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है डी के ऊपर, अदरवाइज डी के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है। मान लो हमने बी को एक आयोटा के टर्म्स में ले लिया, और ले सकते क्वाड्रेटिक में, ठीक है, आयोटा के टर्म्स में ले लिया और डी पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन डी पॉजिटिव आने के बावजूद ये रूट कैसा रहेगा, इमेजिनरी। तो जब भी हमें अब डी के ऊपर नेचर ऑफ रूट्स को डिपेंड करवाना है तो ए बी सी का रियल होना मस्ट है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, ए बी सी का रियल होना क्यों मस्ट है, क्लियर है सभी को। अगर हमें डी नेचर ऑफ रूट्स को डी के ऊपर डिपेंड करवाना है तो क्लियर है ये। यस सर। तो अभी डायरेक्टली मत बोल देना कि डी पॉजिटिव है तो रूट्स रियल, उसके लिए पहले देखना क्वेश्चन में कि क्या उसके कोएफिशिएंट्स रियल है क्या। अगर कोएफिशिएंट्स रियल है तभी जाके डी पॉजिटिव होने पे रूट्स रियल एंड अनइक्वल आएंगे। ठीक है, तो ये चीज होना वहां पे मस्ट है। तो देख लो, अब एबीसी रियल है, अब कोई दिक्कत नहीं है, डी पॉजिटिव है तो ये एक रियल क्वांटिटी आएगी, तो माइनस बी में ये ऐड हो रहा है, माइनस बी में ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो दोनों रूट्स रियल, और लेकिन दोनों अलग अलग। तो जब डी पॉजिटिव होता है, ठीक है, एक फ्लो चार्ट की तरह ही लिख रहे हैं हम इसको, जब डी पॉजिटिव होता है, यहाँ पे अगेन ये लिख लेना ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तो डी जब पॉजिटिव होता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है,
ABC रियल होना चाहिए। लेकिन अब उसके बाद जब D 0 हो जाएगा तो रूट्स कैसे आएंगे? रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। तो अल्फा माइनस बी बाई 2 है, बीटा माइनस बी बाई 2 है, तो रूट्स रियल एंड इक्वल। तो ये देख लेना, और इसको हम रिपीटेड रूट्स भी कह सकते हैं। रूट्स जब रियल एंड इक्वल है तो उसको हम रिपीटेड रूट्स भी कहते हैं। ठीक, मान लो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो इसका D 0 आ जाता है। तो इसके रूट्स क्या क्या है? 1 and 1 रूट्स है, लेकिन इसके दो रूट्स तो होंगे ही हमेशा। दो रूट्स होंगे, क्वाड्रेटिक है तो दो रूट्स तो होंगे, 1 1 रिपीटेड रूट्स है। लेकिन इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे? सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एक होगा। ध्यान रखना, रिपीटेड रूट्स को हम एक सॉल्यूशन कहते हैं। तो अगर क्वाड्रेटिक है तो रूट्स तो दो ही रहेंगे, लेकिन रिपीटेड रूट्स अगर है, रियल रूट्स है और रिपीटेड है, तो उसको हम एक सॉल्यूशन कहेंगे, वन सॉल्यूशन। ठीक है। अगर डिस्टिंक्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो दो रूट्स आ रहे हैं, x इज इक्वल टू 1 and 3, रूट्स तो दो है, लेकिन अब सॉल्यूशंस भी कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। ठीक है। तो रियल वैल्यूज ऑफ x, अगर वो दोनों डिस्टिंक्ट है, रियल होनी चाहिए, लेकिन सॉल्यूशन के लिए रियल होना मस्ट है। अगर दोनों अलग अलग है तो ये दोनों डिफरेंट सॉल्यूशंस कहलाएंगे, दो सॉल्यूशंस। लेकिन रियल एंड इक्वल है तो रिपीटेड रूट्स है, तो वहां पे एक ही सॉल्यूशन आएगा। ठीक है। तो सॉल्यूशन एंड रूट में डिफरेंस पता चल गया। यस। और फिर अगर d लेस देन 0 आ जाता है तो रूट्स कैसे होंगे? नॉट रियल। इमेजिनरी। और इमेजिनरी रूट्स को हम सॉल्यूशन कह सकते हैं क्या? ये देख लो यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका d कितना है? 1 माइनस 3 लेस देन 0, 1 माइनस 4, तो लेस देन 0 है, तो रूट्स तो दो रहेंगे। नंबर ऑफ रूट्स तो कितने रहेंगे इसके? दो रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रहेंगे 0। ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ पे रहेंगे 0। ध्यान रखना, इमेजिनरी रूट्स को हम सॉल्यूशन नहीं कहते हैं, रियल रूट्स को ही सॉल्यूशन कहते हैं। तो और रियल रूट्स में भी अगर रिपीटेड है तो एक ही सॉल्यूशन कहा जाएगा, और डिस्टिंक्ट है तो दो सॉल्यूशन। लेकिन अगर रूट्स इमेजिनरी है तो उस केस में सॉल्यूशन 0। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक है तो रूट्स तो हमेशा दो रहेंगे, लेकिन सॉल्यूशन वैरी करते हैं। d ग्रेटर देन 0 तो दो सॉल्यूशन, d इक्वल टू 0 तो एक सॉल्यूशन, एंड d लेस देन 0 तो 0 सॉल्यूशंस। तो और d लेस देन 0 पे रूट्स कैसे होते हैं? इमेजिनरी। इसका मतलब ये अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी कैसी आ रही है? यहाँ पे देख लो, जब कोई भी क्वाड्रेटिक होता है ना, ये जैसे ये क्वाड्रेटिक, तो ये क्वाड्रेटिक, इसके हमेशा दो रूट्स रहते हैं, अल्फा बीटा। अब नेचर अलग अलग हो सकता है, कभी रियल डिस्टिंक्ट, कभी रियल इक्वल और इमेजिनरी, लेकिन रूट्स तो दो ही रहेंगे। अब यहाँ पे d कितना आ रहा है? d निकाल लो इसका, 1 माइनस 4, तो माइनस 3, लेस देन 0 आ रहा है, एंड कोएफिशिएंट्स भी रियल है, 1 माइनस 1 1। तो इसका मतलब इसके रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी। रूट्स तो दो रहेंगे, लेकिन रूट्स इमेजिनरी। ठीक है। रूट्स तो दो और इमेजिनरी रहेंगे, लेकिन अब इमेजिनरी रूट्स अगर होते हैं तो उसमें सॉल्यूशन को हम 0 काउंट करते हैं, सॉल्यूशन नहीं कहते उसको। ठीक है। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, अब ये हो गया। और इमेजिनरी रूट्स देख लो, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर में एक निगेटिव क्वांटिटी आ रही, तो इसको हम आयोटा के साथ लिखेंगे, है ना। तो ये देख लो, माइनस बी प्लस आयोटा के साथ आएगा, और यहाँ पे माइनस बी माइनस आयोटा, तो इसका मतलब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट प्लस के साथ है
और यहाँ पे माइनस के साथ है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा दोनों एक दूसरे के क्या है, दोनों एक दूसरे के क्या है, कंजुगेट। कंजुगेट। ठीक है, दोनों एक दूसरे के कंजुगेट से। तो ध्यान रखना, जब एबीसी रियल होते हैं, एबीसी रियल मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इसी के बाद नेचर ऑफ रूट्स डी के ऊपर डिपेंड करता है। एबीसी रियल एंड डी निगेटिव है तो रूट्स इमेजिनरी रहेंगे, एंड इमेजिनरी रूट्स लाइज इन इमेजिनरी रूट्स लाइज इन conjugate pairs। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स लाइज इन कंजुगेट पेयर्स। मतलब अगर अल्फा आ रहा है a प्लस आयोटा b, तो बीटा क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b हो जाएगा। वी कैन राइट विथ आयोटा, हाँ आयोटा के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल लिख लो, तो ये हो जाएगा। एक रूट अगर a प्लस आयोटा भी है तो दूसरा अपने आप a माइनस आयोटा भी। तो क्लियर है अब नेचर ऑफ रूट्स डी के ऊपर कब डिपेंड करता है, और अगर डी पॉजिटिव। आवाज आ रही मेरी अब? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो आज वैसे वो बना लिया था ना तीनों चीजें, डी पॉजिटिव, डी निगेटिव, डी जीरो, लिख लिया था ना वो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी हम कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, इसके आगे की चीज है। सर हाँ सर आज जो ओरिएंटेशन है वो हमारे लिए भी है क्या? हाँ, नहीं तुम्हारे लिए नहीं है, जो नई बैच शुरू हो रही है ना, जो नई बैच शुरू हो रही है उनके लिए वो। और तुम क्या कह रहे हो अनुष्का, डी इज निगेटिव देन वी राइट विथ आयोटा। तो डी अगर निगेटिव रहेगा तो अंडर रूट के अंदर में माइनस आएगा ना, तो अंडर रूट के अंदर माइनस आएगा तो उसको हम आयोटा के साथ ही मेंशन करेंगे। जैसे अगर मान लो हमें इसको रिप्रेजेंट करना है -9, अंडर रूट के अंदर -9, तो ये देख सर लो, फिर हम आयोटा 9 लिख सकते हैं ना नहीं उसे? आयोटा 3। ठीक है, क्योंकि हाँ 9 सर। का अंडर रूट 3 आएगा ना, तो आयोटा 3। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। सर फिर वो आयोटा 1 होगा ना, रूट माइनस अंडर रूट माइनस। हाँ आयोटा ही होगा ना, अंडर रूट -1 तो आयोटा होगा। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। पढ़ाई करो अच्छे से, बाय बाय।